हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम इस हफ्ते का करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जिससे आपको बीपीएससी पीटी में और साथ ही साथ जो भी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीलिम्स में जो भी करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। खास करके बीपीएससी जो 70वीं बीपीएससी होने वाली है उसमें विशेष रूप से इसका सहयोग रहेगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि बीपीएससी के बदलते हुए पैटर्न में बीपीएससी द्वारा लगभग 34 से 35 जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, और मार्केट में कहीं भी स्टैंडर्ड कोई बुक नहीं है करंट अफेयर्स का। और इसके लिए ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स पर एक अलग तरीके से रणनीति बनाई जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो शुरू किया है, प्रारंभ किया है वीडियोज़ को जो करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर से संबंधित हमने इससे पूर्व भी 4 से 5 वीडियोस बनाए हैं, उसी की अगली कड़ी है ये वीडियोस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को हम, और देखते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो चर्चा में रहा है वो ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में रहा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की याचिका और मत पत्र से चुनाव कराने की मांग जो करने वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया है, और उनके द्वारा यह कहा गया है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा और पर्ची का 100% मिलान नहीं होगा। हमको ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक बार देख लेना चाहिए इसके बारे में। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्शन चल रहा है, इसकी चर्चा बार बार न्यूज़पेपर में हो रही होगी। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है उसके आधार पर ही वोट डाले जाते हैं और वोटों की गिनती ही होती है। ईवीएम में 2 यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल और ईसीआईएल कंपनी है जो कि ईवीएम को बनाने का उसको दिया गया है। और ईवीएम का पहला परीक्षण 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और वीवीपैट क्या है, वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है प्रश्न एग्ज़ाम में। तो इसका फुल फॉर्म है कि वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये क्या होता है? ईवीएम में मशीन में जब ईवीएम मशीन में जब बटन दबाते हैं तो वीवीपैट मशीन में आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसकी एक पर्ची प्रिंट होकर के दिखने लगती है। आप इस पर्ची को अभी घर नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन ये पर्ची मशीन में कुछ सेकंड तक नज़र आती है, जिससे कि आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि आपका वोट उसी को गया है जिसको आपने वोट किया है। इसके बाद ये पर्ची मशीन में मौजूद एक सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। ये बेसिक है ईवीएम वीवीपैट के संबंध में, आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और जो न्यूज़ चर्चा में रहा है वो रहा है यूसीसी और पर्सनल लॉ के संबंध में। यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, इसको हिंदी में कहते हैं। यूसीसी क्या है? सरकार ने अभी हाल में घोषणा किया है कि वो यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करेंगे। पर्सनल लॉ को थोपा नहीं जा सकता है। अब यूसीसी क्या है, पर्सनल लॉ क्या है, देख लेते हैं। इसके बारे में फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निदेशक तत्व में भारत में सभी समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 44। यूसीसी का अर्थ क्या है कि सभी समुदाय, धार्मिक समुदायों के लिए विवाह के, तलाक के, विरासत के, गोद लेने के नियम एक होंगे। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसने कि यूसीसी को लागू कर दिया है। भारत में ऐसा पहला राज्य है उत्तराखंड। अभी क्या है, अभी पर्सनल लॉ लागू है जिसमें से सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम अलग अलग हैं। इसी को एक कंबाइंड करके एक यूनिफॉर्म नियम लागू करने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। अब तीसरा एक न्यूज़ देखते हैं क्या चर्चा में रहा है। जो हाल में कई खाद्य पदार्थ जैसे सेरेलक हो गया, जैसे पोल्ट्री के कुछ उत्पाद हो गया या चावल हो गया, इसको लेकर के कई विदेशी जो विदेश हैं उनके द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया है। इसमें
कुछ मटेरियल्स को लेकर के आपत्ति दी गई है। उनका मानना है कि इसमें कुछ जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं उसका उपयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा इसकी जांच हाल में सरकार द्वारा घोषणा की गई कि इन सब की जांच, इन सब मटेरियल्स की जांच की जाएगी FSSAI द्वारा। अब देख लेते हैं ये क्या है। FSSAI का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। यह क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को बनाए रखता है। इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कंट्रोल किया जाता है और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार इसको पावर दिए गए हैं काम करने के लिए। इसकी स्थापना 5 अगस्त 2011 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, कोचीन और चेन्नई। इसके अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें 22 अन्य सदस्य भी होते हैं जिसमें से 1/3 महिलाओं का भी होना अति आवश्यक है। इस एजेंसी द्वारा क्या किया जाता है, कई पहल प्रारंभ किए गए हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर के। इसमें से एक पहल है ईट राइट इंडिया, इस पर प्रश्न पूछे भी गए हैं पूर्व में। दूसरा स्वच्छ स्ट्रीट फूड, तीसरा अभियान है इनके द्वारा डाइट फॉर लाइफ, ये सब प्रारंभ किए गए हैं। इनके द्वारा 7 जून 2019 को पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भारत में मनाया गया। तो ये सब फैक्ट्स थे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संबंध में, जिस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक अन्य जो खबर चर्चा में रही है वो रही है मनी म्यूल खाता के संबंध में। मनी म्यूल खाता क्या है, आपसे ये टर्म पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। आपको ये टर्म दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे 4 ऑप्शन दे करके कि मनी म्यूल खाता क्या है। तो देख लेते हैं कि मनी म्यूल खाता क्या है। मनी म्यूल खाता उसको कहा जाता है जिस खाते का उपयोग अवैध रूप से अर्जित धन प्राप्त करने के लिए और भेजने के लिए किया जाता है। अवैध रूप से धन कौन सा धन होता है, वह धन जो कि साइबर क्राइम करके किया जाता है, संदिग्ध रूप से लेन देन करके किया जाता है। अभी हाल में हम लोग जान रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है और साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल करके चोरी किए जा रहे हैं। और ऐसे ही खाते जिसके द्वारा इस तरह के साइबर फ्रॉड को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको बैंक द्वारा क्लोज किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। और ऐसे ही खातों को मनी म्यूल खाता नाम दिया गया है जिसके द्वारा साइबर क्राइम किया जा रहा है। सरकार का आंकड़ा है कि 2021 से अब तक साइबर ठगी के जरिए संदिग्ध खातों में ये लगभग 1.26 अरब डॉलर की रकम आई है। आप समझ सकते हैं कि साइबर क्राइम किस हद तक बढ़ गया है। और जिन खातों के माध्यम से ऐसी संदिग्ध ऐसे साइबर धोखाधड़ी का काम किया जा रहा है उसको मनी म्यूल खाता का नाम दिया गया है और इसको सरकार द्वारा, बैंक द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। अब अगला कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो घटित हुए हैं और इसके बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। इसको मिलान करने के लिए इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक वर्ड था एरावत। एरावत क्या है, यह है स्वदेशी लॉजिस्टिक ड्रोन जो सेना के लिए विकसित किया गया है। दूर दराज के क्षेत्रों में जो सेना के जवान हैं उसके सामान को ढोने के लिए इस ड्रोन का विकास किया गया है स्वदेशी रूप से। एक और टर्म जो चर्चा में रहा है वो है LOS-4। ये क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है मिलान करने के लिए। यह जापानी अंतरिक्ष उन्नत उपग्रह है जो कि जापान अंतरिक्ष में भेजेगा। एक भारत शक्ति युद्धाभ्यास हुआ है और ये कहाँ हुआ है, किसके द्वारा किया गया है पूछा जा सकता है। ये पोखरण में भारतीय सेना द्वारा किया गया युद्धाभ्यास है जिसको नाम दिया गया भारत शक्ति। एक इस स्मार्ट वर्ड है जो चर्चा में रहा है, ये क्या है, पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है स्मार्ट। ये सब वर्ड्स मिलान करने के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 मिलान करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि हर वीडियो में एक कम से कम मिलान करने का प्रश्न जो है उसको ज़रूर हम शामिल करें। एक फैक्ट्स न्यूज में आया था कि 2022-23 का आंकड़ा था ये कि आम उत्पादन में बिहार के टॉप 3 ज़िले कौन कौन हैं उसका आंकड़ा आया था।
पहला आता है दरभंगा, दूसरा आता है पूर्वी चंपारण और तीसरा आता है वैशाली। इसी तरह से लीची उत्पादन में बिहार के 3 टॉप जिलों की चर्चा थी। इसमें एक मुजफ्फरपुर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पर वैशाली आता है। हाल में बहुत एक चर्चित घटना घटी है जिसमें कि ईरान समर्थित जो हूती विद्रोही है उनके द्वारा अरब सागर में, लाल सागर में और अदन की खाड़ी से जो पोत गुजर रहे हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है। हूती विद्रोही क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है। लाल सागर, अदन सागर की भौगोलिक स्थिति के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हूती कौन है। हूती यमन का एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, जिसको कि इस विद्रोही समूह का गठन 1990 में हुसैन अल हूती ने किया था। ये बेसिकली अभी जो समुद्री जो जहाज़ गुजरते हैं, जो समुद्री जहाज़ पर जो कब्जा होता है या पर उस पर आक्रमण होता है या उसकी लूट मार होती है, ये हूती यमन के हूती जो संगठन है उसके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि हूती किस देश से जुड़े हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा यमन, जो कि अरब प्रायद्वीप का एक देश है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है लाल सागर के बारे में, ये कहाँ पर है। लाल सागर एक पानी की एक संकीर्ण पट्टी है जो कि सुएज और मिस्र के दक्षिण पूर्व की ओर होते हुए बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य तक फैली हुई है और अदन की खाड़ी से गुजरते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। देश में काफ़ी गर्मी पड़ रही है और इसी गर्मी के मौसम में भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कि बर्फ़बारी भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ इलाके में। इसका क्या कारण है? इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ और इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में चर्चा रही है। हम देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसको कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाके में आने वाला तूफ़ान है जो कि उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल से गुजरते हुए यह पूरे उत्तर पश्चिम भारत में फैल जाता है। जो इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है कि वायुमंडल के ऊंचरे परत में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से यह नमी लाते हुए मौसम में बदलाव लाता है उत्तर पश्चिम भारत में। अब अगला एक फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। चतुर्थ कृषि रोड मैप। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया है। इस पर आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने। इसका उद्घाटन कब हुआ है? इसका उत्तर होगा 18 अक्टूबर 2023। इसका कार्यकाल क्या रहेगा चौथे कृषि रोड मैप का? तो इसका उत्तर आपका होगा 2023 से 2028। मतलब इस एक लाइन से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा कृषि रोड मैप को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक रहेगी। इस रोड मैप में क्या है? इस रोड मैप के माध्यम से कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। चौथे कृषि रोड मैप के जरिए सरकार कृषि के साथ अन्य जो माध्यम है उसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगी। इसी के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के विभाग के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप के तहत पौधों के रोपण, मृदा जल संरक्षण और जल संचयन की क्षमता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही किसानों को व्यावसायिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके माध्यम से कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। राज्यों के उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी। कृषि बाजार के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास किया जाएगा और फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब ये सब सारे प्रयास कृषि रोड मैप से चतुर्थ कृषि रोड मैप में किए जाएंगे और उम्मीद है इस पर प्रश्न पूछे ही जाएंगे 17वीं बीपीएससी में। इसलिए इसको अच्छे से आप बार बार इस
को आप रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे। एक फैक्ट्स है अगला कि आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्र अश्विन ने बुमराह से 1 नंबर का ताज छीन लिया है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन को छठी बार दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बनाए गए हैं आईसीसी की रैंकिंग में। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है चुनावी बॉन्ड से के संबंध में। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पहले भी वीडियोस बना करके बताया था। इसमें एक फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा सार्वजनिक हुआ है उसमें 5 प्रमुख जो चुनावी बॉन्ड दाता कौन कौन हैं। इसमें पहला हो गया फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज, दूसरा मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, चौथा वेदांता लिमिटेड और पाँचवा हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है। एक और फैक्ट्स है कि मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीता है विदर्भ को हरा करके। आपसे पूछा जा सकता है कि 42वीं बार नहीं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप किसने इस बार का जीता है। तो इसका उत्तर होगा मुंबई। किसको हराया है? विदर्भ को हराया है और इसका कप्तान अजिंक्य रहाणे था मुंबई का। एक और फैक्ट्स जो चर्चा में रहा है और इस पर प्रश्न पूछे ही जाएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना क्या है? इसको पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना भी कहा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उसके उत्थान के लिए इसको लाया गया है। इसका उत्थान किस प्रकार से किया जाएगा? वो बैंकों से सरल दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा बैंक जो सड़क विक्रेता हैं, छोटे छोटे विक्रेता हैं, उनको किफ़ायती ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक की पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। एक अन्य खबर जो चर्चा में रही है वो है एमएसपी के संबंध में। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि किसानों द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा है सरकार का और एमएसपी के मामले के लेकर के, और उनकी कई मांगें हैं जिसमें से एक महत्वपूर्ण मांग है एमएसपी को लागू करना। स्वामीनाथन समिति की जो सिफारिश है एमएसपी के संबंध में उसको लागू करना। तो हम देख लेते हैं कि एमएसपी क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की सिफारिश क्या है। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या है? एमएसपी वह न्यूनतम दर है जिस पर सरकारी एजेंसियां किसानों से फसल खरीदती है। मतलब कि किसानों को अगर बाज़ार का मूल्य सही नहीं मिल रहा है, सरल शब्दों में आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसानों को बाज़ार का मूल्य सही नहीं मिल रहा है तो सरकार किसानों से डायरेक्ट उसके जो उपज हैं खरीद लेती हैं ज़्यादा पैसे दे करके, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति बेटर रहे, किसानों की जो लागत है वो निकल जाए। सबसे पहले 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया था जिसका काम था एमएसपी को तय करना। आपसे पूछ सकता है कि एमएसपी को कौन तय करता है, तो इसका उत्तर होगा सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसका गठन 1965 में हुआ था। पहली बार 1966-67 में सरकार ने किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी थी। अभी सरकार 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। एमएसपी किसानों के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में तो कार्य करता है, क्योंकि यह उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। मतलब कि किसान का उत्पादन जो भी उत्पाद है उसके लिए एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है ताकि उसका किसान का फसल बर्बाद ना हो। इससे कृषि उत्पादन के लिए किसानों को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ाने में भी योगदान मिलता है। जो सीएसीपी जो सिफारिश करती है उसको फाइनली प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति अप्रूव करती है। मतलब इस पर सीएसीपी एमएसपी तय करके के अनुशंसा करती है केंद्र सरकार से, और प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाले आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति इस पर फाइनल निर्णय लेती है कि कितना एमएसपी तय करना है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग। आपसे पूछ सकता है कि स्वामीनाथन आयोग का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर होगा कृषि से, एमएसपी से इसका संबंध है। देख लेते हैं इसकी सिफारिश क्या थी।
डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग का गठन 2004 में किया गया था और इसका दूसरा नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। आपको मालूम होगा डॉक्टर स्वामीनाथन साहब हरित क्रांति के जनक थे और महान कृषि वैज्ञानिक भी थे। इसने जो सिफारिश किया था, इसकी सिफारिश ये थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत जो ये किसानों की लागत है उससे 50% ज़्यादा उसको मिलना चाहिए ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि किसानों की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल कुछ फसलों तक ही सीमित न रखें बल्कि और भी फसलों को इसके अंदर कर ऐड करें, उसको भी एमएसपी प्रदान करें। उनका यह भी सिफारिश था कि गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर उपलब्ध कराएं ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा उपज कर सकें। इसके जो फार्मूले हैं उसको C2+50 नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि C2+50% का फॉर्मूला किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा एमएसपी से संबंधित है। अब एक अगला देख लेते हैं तथ्य क्या है। भीषण गर्मी चल रही है देश में और उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में विशेष रूप से गर्मी काफ़ी प्रचंड रूप से चल रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है अलग अलग कलर के आधार पर। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट। आपको इन सबको इसका मतलब समझना है, इसके बारे में कभी भी पूछा जा सकता है। पिछले साल एग्ज़ाम में हीट वेव के बारे में पूछा गया था, हो सकता है कि इस बार इस अलर्ट के बारे में पूछ ले कि क्या होता है रेड अलर्ट, क्या होता है ऑरेंज अलर्ट। देख लेते हैं क्या है ये। रेड अलर्ट का मतलब हो गया कि जिन लोगों को जान माल का नुकसान हो सकता है और इस स्थिति से निपटने के लिए सावधानी बरतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब रेड अलर्ट का मतलब हो गया कि गर्मी इतनी पड़ रही है जिससे कि लोगों की जान माल की क्षति हो सकती है, ये घोषणा हो चुकी है। जबकि ऑरेंज अलर्ट इससे कम तीव्रता के स्थिति के लिए होता है कि मौसम अत्यधिक खराब है, उसको एक चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है। इसमें सड़क और रेल बंद होने, बिजली आपूर्ति में रुकावट के साथ आवागमन में व्यवधान की संभावना की स्थिति में भी इस तरह का ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। रेड अलर्ट में स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी रहती है तब जारी किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट में अत्यधिक खराब होने के बाद चेतावनी के रूप में जारी किया जाता है कि इससे खराब स्थिति हो सकती है। पीला अलर्ट ऑरेंज अलर्ट से कम तीव्रता की होती है। इसमें मौजूदा खराब मौसम के और ख़राब होने की संभावना रहती है। मतलब कि पीला अलर्ट के तब जारी किया जाता है जब मौसम और ख़राब होने की संभावना रहती है। इसी तरह से ग्रीन अलर्ट तब जारी किया जाता है जब मौसम ठीक रहता है और किसी प्रकार का मौसम में व्यवधान उत्पन्न नहीं रहती है, तब उसको ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है मौसम विभाग द्वारा। हाल में आपने सुना होगा कोविड के टीके बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके टीके लगने के बाद लोगों को कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिसको टीटीएस का नाम दिया गया है। उनका मानना है कि टीटीएस के लक्षण आ सकते हैं। हम देख लेते हैं कि टीटीएस क्या है। इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि टीटीएस क्या है। टीटीएस का फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति में कम प्लेटलेट काउंट के साथ रक्त के थक्के बनने लगते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, रक्त का थक्का जमने लगता है और प्लेटलेट की कमी हो जाती है। इससे जान भी जा सकती है। इससे दिल का दौरा, मस्तिष्क ब्रेन हेमरेज हो सकता है और फेफड़ों में रक्त प्रवाह हो सकता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। सरल शब्दों में कहें तो टीटीएस से बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो जाती है और प्लेटलेट की कमी से रक्त का थक्का जमने की संभावना रहती है और रक्त का थक्का जमने से जो रक्त का प्रवाह है वो रुक सकता है, उससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। तो ये बातें उनके द्वारा स्वीकार की गई है कोविड के टीके बनाने वाली कंपनी द्वारा कि उनकी कोविड के टीके लेने से कुछ प्रतिशत मामलों में, कुछ रेयर केसेस में टीटीएस के लक्षण पाए जा सकते हैं। एक अन्य जो फैक्ट्स अगला देखते हैं जो चर्चा में रहा है वो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि नीति आयोग ने बिहार के 61 प्रखंडों को भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शामिल किया है, जिसके पिछड़ेपन के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है देख लेते हैं। वर्ष 2018 में इसको लागू किया गया है।
आकांक्षी जिला देश के वो जिले हैं जिसकी सामाजिक आर्थिक संकेतक कम है, यानी कि वो पिछड़ा हुआ जिला है। इस महत्वाकांक्षी जिलों में सुधार से मानव विकास में समग्र सुधार की संभावना है और इसके द्वारा नीति आयोग द्वारा इस जिलों में विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर हो, सामाजिक आर्थिक संकेतक हो, वो बेहतर हो सके। बिहार के अभी 13 जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम में अभी शामिल हैं, जिस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि कौन कौन से ज़िले हैं ये। तो आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है, जमुई है, औरंगाबाद है, बेगूसराय है, लखीसराय है, गया है, बांका है, नवादा, खगड़िया, शेखपुरा। अब अगला फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है कि निर्यात प्रोत्साहन नीति को बिहार सरकार ने मंजूरी दिया है। 2024 निर्यात प्रोत्साहन नीति को, यह उद्योग विभाग की नीति है और इसके तहत निर्यात की सब्सिडी मिलेगी, जो निर्यातक हैं उसको सहायता दी जाएगी और प्रदर्शन आधारित सब्सिडी दी जाएगी। जिसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा उसको और सब्सिडी दी जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है इस पर प्रश्न इस प्रकार से कि हाल में निर्यात प्रोत्साहन नीति किसके द्वारा लाया गया और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सहायता देना, सब्सिडी प्रदान करना निर्यातकों को। एक अन्य फैक्ट्स है गोल्डन आवर। आप सभी लोग हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में एक जो न्यूज़ वो हमेशा हाईलाइटेड रहती है वो है दुर्घटना के संबंध में, सड़क दुर्घटना के संबंध में। सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी अत्यधिक होती हैं। इसी संदर्भ में एक वर्ड गोल्डन आवर की काफ़ी चर्चा होती है जब भी सड़क दुर्घटना होती है। आपको मालूम होना चाहिए एक सड़क दुर्घटना जब होती है तो अगर 1 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति को जो जिसकी दुर्घटना हुई है उसको अगर इलाज मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है, उसको बचने की संभावना कई गुना ज़्यादा रहती है। इसी 1 घंटे की अवधि को गोल्डन आवर नाम दिया गया है। अब अगला फैक्ट्स है महिला प्रीमियर लीग। इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का चैंपियन जीता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार की महिला प्रीमियर लीग किसने जीता है, तो इसका उत्तर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। इसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। इसको ऑरेंज कैप मिला है एलिसे पेरी को। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है और ये पर्पल कैप दिया गया है श्रेयंका पाटिल को। और पूरे मैच का प्लेयर ऑफ द मैच सोफी मोलिनेक्स थी। नाम कठिन है, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अगला फैक्ट्स है सरस्वती सम्मान के संबंध में। 33वें सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है साहित्य रौद्र सात्विकम को। यह मलयालम भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसको लेखक हैं प्रभा वर्मा। अब देख लेते हैं सरस्वती सम्मान के संबंध में क्या है ये। वर्ष 1991 में वर्ष 1991 से यह सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान देश के उच्चतम साहित्यिक सम्मानों में एक माना जाता है और इसको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 10 वर्षों में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित 22 भाषाओं की एक सर्वश्रेष्ठ कृति का चुनाव करते हुए अंतिम रूप से चयनित जो उपन्यास होते हैं उसको सरस्वती सम्मान दिया जाता है। एक अंतिम फैक्ट्स देख लेते हैं जो चर्चा में हमेशा रहा है, डीप फेक। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक मशहूर जो अभिनेत्री हैं रश्मिका मंदाना, उसका एक फेक फेक वीडियो बना करके वायरल किया गया था। इसी तरह से कई राजनेताओं के, कई चर्चित हस्तियों के डीप फेक बना करके उसको प्रचारित किया जाता है, वायरल किया जाता है। इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि डीप फेक क्या है। डीप फेक का फुल फॉर्म होता है डीप लर्निंग एंड फेक फेक इमेज है। मतलब ये जो डीप फेक होता है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्रिएट किया जाता है। इसके माध्यम से किसी की भी फ़ोटो बनाई जा सकती है, किसी की भी जो आवाज़ निकाली जा सकती है या किसी का भी वीडियो बनाया जा सकता है। मतलब कुछ भी किया जा सकता है, वीडियो, फ़ोटो, आवाज़ कुछ भी उसको बना करके और ये चित्रित किया जा सकता है कि ये फलां हस्ती का है या फलां व्यक्ति का है।
जबकि वास्तव में वो रहता नहीं है। तो हमने देखा डीप फेक क्या है। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं इसी पर, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको महत्व पता चलेगा इस वीडियोज़ का। और इस वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको फैक्ट्स जो हमने बताया है वो याद रह सकें। आप अपना कमेंट्स ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर फैक्ट्स नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।